नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। अरे चालू हो जा भाई। आइए शुरुआत करते हैं। बीए थर्ड ईयर में एकमात्र सब्जेक्ट आपका मेजर का बच गया था, है ना, समाजशास्त्री चिंतन का आधार वाला विषय। समाजशास्त्र का दरअसल मेजर सब्जेक्ट वालों के लिए है जिनका एक मुख्य विषय है और कल ही पेपर होने वाला है ना, तो माफ कीजिएगा, आज ही पेपर होने वाला है। दरअसल आज मॉर्निंग में मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, तो जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चनों को करके जाइएगा। मैं 10 क्वेश्चन मात्र 10 या 15 क्वेश्चन इस सेशन में होने वाले हैं। तो मैं आपको फटाफट से वो क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाए, है ना? जल्दी शुरू करते हैं फटाक से। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए मॉडल पेपर 2026 है ये। इसमें सभी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, जितना मैक्सिमम हो सके पढ़ के जाइएगा। आज जो पेपर होने वाला, कुछ बच्चों का पेपर हो रहा है आज बेसिकली, और कुछ बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का या मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां बाद में पेपर लेंगे। अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, तो निश्चिंत होकर के आप जो जिन दोस्तों के भी सिलेबस में ये सब्जेक्ट है, फटाफट से इनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ये मान के चलिएगा कि एग्जाम सेंटर में यही प्रश्न नजर आएंगे जो आपको आज मैं देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाक से लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का। फिर से विषय का नाम बता दूं, समाजशास्त्री चिंतन का आधार, यह सब्जेक्ट का नाम है आपका। पहला प्रश्न है, सामाजिक चिंतन क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकृति और विशेषताएं बताइए। अंडरलाइन कर रखा है मैंने, प्रश्न की जो मेन टर्म है जो आपसे पूछी जाती है उस पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ध्यान दीजिएगा ना, गौर कीजिएगा। सामाजिक चिंतन क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है, प्रकृति बतानी है और विशेषता बतानी है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण क्या होता है, इसके क्षेत्रों की पहचान करनी है, इसके क्षेत्र बताने, प्रमुख क्षेत्र, इनके विकास की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। और अथवा में है, पुनर्जागरण काल पर एक संक्षिप्त में निबंध लिखिए। क्लियर? तो इसमें भी आप लोगों से 3 टर्म पूछी गई है बेसिकली। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री चिंतन की आर्थिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाइए। किसकी? समाजशास्त्री चिंतन की आर्थिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्लियर है? अगला प्रश्न है, ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? उनके योगदानों के आधार पर उपलब्धि की व्याख्या करें। और वहीं अगला प्रश्न है, अगस्ट काम्टे का जीवन परिचय और उनकी कृतियों का विवरण की दीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं, अगस्ट काम्टे की 3 अवस्थाओं के नियम की व्याख्या करें, प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो अब यहां पर देखेंगे आप प्रश्न नंबर 5 में, अगस्ट काम्टे की जो 3 अवस्थाओं का सिद्धांत, उनका नियम है, उस नियम की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। और प्रत्येक जो 3 अवस्था है, प्रत्येक तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं आपको इस प्रश्न के अंदर आपको बतानी होगी। और अगला प्रश्न अथवा में क्या दिया है, ऑगस्ट काम्टे के 3 स्तरों के नियम का आलोचनात्मक वर्णन। तो अब यहां पर आपको आलोचना भी करनी होगी और उसकी विशेषताएं भी बतानी होगी, दोनों का, यानी कि सिक्के के दोनों पहलुओं का आपको यहां प्रयोग करना होगा। मैं साइट में हो रहा हूं, वीडियो को रोक करके जिनको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर सकते हैं प्रश्नों को। चलिए, एक भी प्रश्न को इग्नोर मत करना, नहीं तो एग्जाम के बाद में आप याद करोगे, इस क्लास को याद करोगे बेसिकली, कि आपने बड़ी गलती की थी इस प्रश्नों को छोड़ करके। और अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो ना, विश्वास बनाना चाहते हो, पहला पेपर है आपका, तो एक बार एग्जाम सेंटर से आने के बाद में इन प्रश्नों को नोट डाउन कर ले, इनको एक बार देख जरूर लेना। आपको ये प्रश्न अगर पछताने पर मजबूर ना कर दे कि यार काश सर की बात मान ली होती तो आज पेपर बेहतरीन जाता। 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो तो इन प्रश्नों के बिना मत जाइएगा दोस्तों, बड़ी गलती कर दोगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, दुर्किम के आत्महत्या के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। तो दुर्किम के आत्महत्या का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कंप्लीट पढ़ के जाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कंप्लीट पढ़ लोगे तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और साथ में एक टिप्पणी करनी है, हेगेल के द्वंद्वात्मक विचारों से जो है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस प्रकार से अलग है, पृथक है, भिन्न है, बताइए। ठीक है ना? तो इसमें अंतर भी बताना है हेगेल के सिद्धांत से। क्लियर है? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का। इसके अलावा प्रश्न, अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कंप्लीट पढ़िएगा। इसमें उसके जो अलग अलग प्रकार दिए गए हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, टॉलकोट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण। ठीक है? अथवा में है, सामाजिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार व्यक्तित्व, समाज और सामाजिक मूल्यों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक मूल्यों की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो जहां पर अंडरलाइन है, समझ जाइएगा, प्रश्न की मुख्य टर्म है जो आप लोगों से पूछी जाएगी, कल पेपर देने जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों का, है ना? चलिए, जिनको नोट डाउन करना है, नोट फटाफट से वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर ले। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 15 टोटल क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको। भारतीय समाज में परंपराओं की भूमिका क्या होती है और आधुनिकीकरण ने इन परंपराओं को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो भारतीय समाज में परंपराओं की भूमिका, ठीक है ना, परंपराओं की क्या भूमिका है, मतलब कि परंपराओं ने भारतीय समाज में क्या भूमिका अदा की है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि इस जो है वर्तमान में भारतीय समाज में परंपराओं की क्या प्रासंगिकता है। तो प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठ सकता है, याद रखिएगा। तो प्रश्न सेम होगा, बस उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसको थोड़ा सा बदल दिया जाता है। वहीं और आगे है, आधुनिकीकरण ने इन परंपराओं को किस तरह से प्रभावित किया है। ठीक है, तो परंपराएं और उनको प्रभावित करने वाले कारक, कौन से कारक? आधुनिकीकरण के। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित न्यासीता, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रस्टीशिप कहते हैं, तो न्यासीता का सिद्धांत है ना, गांधी जी द्वारा जो न्यासीता का सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है घुमा करके, गांधी जी के आर्थिक दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि ऐसा भी बोल सकता है कि गांधी जी के आर्थिक विचार बताइए। तो आर्थिक विचार भी न्यासीता के सिद्धांत में ही उन्होंने अपने सारे आर्थिक विचार उल्लेखित किए थे। तो वहीं से आपको आर्थिक विचार लेना है। तो यहां से एक मेंटलिटी बनाकर चलिएगा, मानसिकता बनाकर चलिएगा कि महात्मा गांधी के जब भी आर्थिक विचारों की बात आए, आर्थिक दृष्टिकोण की बात आए, तो न्यासीता का सिद्धांत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, है ना। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके प्रमुख योगदानों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए और साथ ही उनके सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय देना है यहां पर। इस प्रश्न में पहले आपको डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय पूछा गया है, उसके बाद में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। अब ऐसे योगदान लिखने बैठोगे ना तो एक पूरी किताब लिख दोगे, तो इसलिए डिटेल में नहीं लिखना है, संक्षेप में उनके योगदान लिखना है कुछ पॉइंटों के आधार पर। और साथ ही उनके सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए। यार अब जो उन्होंने जो योगदान दिए ना, योगदान किस परिप्रेक्ष्य में दिए हैं? सामाजिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो क्या क्या दिए, तो उन दृष्टिकोणों को भी आप लोगों को यहां उल्लेखित करना होगा। प्रश्न नंबर 14 है, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की अवधारणा बताइए और उनके आदर्श समाज की परिकल्पना का विश्लेषण करें। और लास्ट प्रश्न है, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालिए, उनके सामाजिक सुधार विशेषकर शिक्षा और जाति प्रथा उन्मूलन में क्या योगदान था, विश्लेषण कीजिए। अब कर लीजिए नोट डाउन, मैं हो चुका हूं साइड में, क्लास को रोकिए, वीडियो को पॉज करें, रोके और नोट डाउन कर लीजिए ना। सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करना कंपलसरी है, नहीं तो आप आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है, हाँ, इनके आंसर कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बस 2 मिनट और रुक जाइए। अच्छा, अब 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 10 पर प्रश्न, प्रश्न तो नहीं कहूंगा, सिंगल टर्म होती है, लघु प्रकृति के प्रश्न भी कोई प्रश्न होते हैं क्या? सिंगल टर्म पर बेस्ड प्रश्न होते हैं जिसमें एक एक बातें आपसे पूछी जाती है, जिनको 50 से 150 शब्दों के अंदर लिखना होता है आप लोगों को। तो पहला प्रश्न या कहें कि पहली टर्म है आपकी कि भारतीय पृष्ठभूमि में सामाजिक चिंतन की व्याख्या करें। तो यहां पर आपको बताना है सामाजिक चिंतन, जो कि आप आपके इस विषय के पहले पार्ट में, पहले ही प्रश्न में या कहीं कि पहले टॉपिक में सबसे पहले आप सामाजिक चिंतन ही पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद में ऑगस्ट काम्टे द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की अवधारणा। तो समाजशास्त्र को किस तरह से ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को किस प्रकार से जो है उल्लेखित किया है, ये बताना है। या 3 अवस्थाओं के नियम, जो कि आप लोग दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में भी पढ़ चुके हैं, उसको बताइएगा। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खिम कौन था, उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, इमाइल दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक तथ्य की अवधारणा का विवेचन कीजिए, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 5 है, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या करें और बताएं कि यह सिद्धांत पूंजीवादी समाज में श्रमिकों के शोषण को किस प्रकार से दर्शाता है। प्रश्न नंबर 6 है, टॉलकॉट पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत की समालोचना करें। समालोचना यानी कंफ्यूज मत होइएगा, आलोचनात्मक वर्णन होता है ये ना। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में राधा कमल मुखर्जी के विचारों का विश्लेषण करें। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में नातेदारी व्यवस्था पर इरावती कर्वे के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। और प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 10, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों की व्याख्या करें। जिन दोस्तों नोट डाउन नहीं करा है, ये लीजिए, साइट खोल दी मैंने, नोट डाउन कर ले, साइट में हो चुका हूं। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट डाउन करना है, आप सभी जानते हैं अच्छे से। बाकी ये 2 प्रश्न भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या दिया है, 15 प्रश्न दिए हैं दीर्घ प्रकृति के, 15 प्रश्न दिए हैं दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न दिए हैं लघु प्रकृति के। कुल मिलाकर आपके हो चुके हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को करनी है, चाहे एग्जाम आपका कभी भी हो, चाहे वो आज हो या कल हो या फिर आने वाले नेक्स्ट मंथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनकी हर हालत में, हर परिस्थिति में आपको तैयारी करनी है, अगर आप अच्छे नंबर एक्सपेक्ट करते हो तो।
क्लियर है। और अगर आप इनके सही आंसर अच्छे से, अगर आपका सोर्सेस नहीं है, बुक्स नहीं है, कोई अच्छी सीरीज नहीं है, या आप नहीं कर पा रहे अरेंज, तो आप मुझे बोलिए, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा यहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है कि यहाँ पर जो है ना, इन सभी प्रश्नों के आंसर के लिए, जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको दिए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसरों के लिए व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से आंसर के लिए जो है आपको यहाँ पर एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन में भी 2-3 तरह के अलग अलग प्लान होते हैं, प्लान समझ लीजिए, वो आप बाद में डिसाइड करना कि आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, फर्स्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 99 रुपए वाला, ठीक है। 99 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स आपको मिल जाती है, सभी आईएमपी क्वेश्चन उनके आंसरों के साथ में, हिंदी मीडियम में पीडीएफ के रूप में। और अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट, जो कि आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल में आते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं, पांचों सब्जेक्ट आपको एक साथ चाहिए तो 249 का, यानी इसमें 50% के डिस्काउंट के साथ में आप 249 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्योंकि 99 पे अगर आप जाते हैं तो अप्रोक्स अगर बात करें तो 500 के समथिंग आपके 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यही 5 सब्जेक्ट आपको 249 यानी कि आधी कीमत पर मिल जाते हैं 50% डिस्काउंट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट के एक साथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और इसके अलावा अगर आप चाहते इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन के नोट्स भी आपको मिल जाए तो 149 का एक सब्सक्रिप्शन और होता है, जैसे आपको लेना होता है फाउंडेशन कोर्स का। ये रहा फाउंडेशन में, चूंकि 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता, चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ मिलते हैं 149 के सब्सक्रिप्शन में। अब आपको जो भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर के और व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और वहां पर नीचे लिख दीजिएगा कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला, 249 या फिर 149। या फिर अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट भी उसमें आ गए और आपके फाउंडेशन कोर्स भी आ गया, तो वो होता है 398 का। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले अगर सेशन सही लगा हो आप लोगों को ना, एग्जाम टाइम पे अगर आप लोगों को लगा कि नहीं अच्छे से मदद कर दी सर ने, तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे फिर, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस विषय पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।